ठीक है। चलिए 2021 के पेपर पे हम देखना चाहते हैं क्या क्या सब पूछा गया था और उस पर आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए सेट एम एम का है, ठीक है। चलिए पहली प्रश्न पर चलते हैं। पहली प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ठीक है, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ठीक है। बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है वही वे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बाल्यावस्था में जो है विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कैसा होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है हम देखते हैं। देखिए निकट विकास का क्षेत्र क्या है। कहने का मतलब इंग्लिश में जो भी बच्चे इंग्लिश से तैयारी किए हैं वो इस साइड में देखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये एक होता है जैसे बच्चे लोग, आप लोग भी कहीं जीवन में बचपन में साइकिल चलाते होंगे तो आपके पेरेंट जो भी हो वो आपको क्या करता है, मदद करता है चलाने के लिए या सीखने के लिए, ठीक है। वही चीज़ कहता है ZPD, उसको शॉर्ट फॉर्म में ZPD कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और विकास व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, वही बोले ना, जो वो मदद करता है। जैसे वो साइकिल चलाने में उसके पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसको हेल्प देते हैं, ठीक है, जैसे पकड़ के सिखाते हैं उसी तरह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, और जहाँ अगर नहीं समझ में आए तो वो पूछेगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार कह रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब होगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रगति चिंतन करने में समर्थ है, ठीक है। पियाजे अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। मूर्त मिस क्या होता है, अमूर्त मिस क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मूर्त वो उसको कहा जाता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। अमूर्त जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अमूर्त संख्यात्मक एक तरफ से इमेजिंग करना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। इसका क्या आंसर होगा, परिकल्पित न्यूनात्मक तर्क और प्रगति चिंतन करने में समर्थ है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक, यहाँ तक यहाँ ध्यान दीजिए, वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से घनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये चौथा सवाल है। इसका क्या होगा, देखिए इसका होगा द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसका कहने का मतलब हुआ सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। ये लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिकता में जब आप पढ़िएगा तो वो लॉरेंस कोलबर्ग किस पे दिया था, सामाजिक व्यवस्था पर दिया था, ठीक है। सामाजिक ऑर्डर मतलब क्रम व्यवस्था पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, एक सेकंड, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, सही पूछ रहा है। देखिए सही इसमें क्या होगा, स्थानिक मनोबे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भाषिक से मूर्तिकार क्या मतलब है, हाँ इसका ये होगा शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ियों में होता है। किस में होता है, खिलाड़ियों में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
लेवाइगोत्स्की के अनुसार इसमें क्या क्या कह रहा है देखिए। हाँ, ये है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये तो नहीं होगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये भी नहीं होगा। एस्कीमा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा कौन? ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है। देखिए, बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं, नेगेटिव वाला आ गया, वो तो होगा ही नहीं। बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नहीं होगा। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल, देखिए जैसे नेगेटिव है काट देना। बचा क्या? ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कक्षा में फिर से देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सा है। देखिए, लिंगों के जैविक अंतर की उपेक्षा, नेगेटिव वर्ड आया, ये तो होगा ही नहीं। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल नहीं, लिंग भूमिकाओं कभी भी प्रबल नहीं करना चाहिए। एक ही लिंग की योग्यता संभावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा में सभी लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता। ये जो रूढ़िवादिता है एक तरफ से अभिश्राप है, ठीक है, वही पूछ रहा है इसको कम करने के लिए क्या संभावना होनी चाहिए। देखिए, बचा कौन? ये यही होगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 9 नंबर तरफ की। 9 नंबर क्या कहता है देखते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। देखिए, एक रुकावट, ये तो बिल्कुल नहीं है। समस्या, बिल्कुल नहीं, ये तो 2 देखने से ही कट गया। ठीक है, एक व्यवस्थागत मुद्दा, बिल्कुल नहीं। एक गुण और साधन, बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, एन एसेस्ट एंड रिसोर्स, ये सही होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब हम चलते हैं 10 नंबर की तरफ। थोड़ा आराम से देखिएगा क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हैं। देखिए, अब है चाइल्ड सेंटर के बारे में। बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम देखते हैं, अध्यापक केवल, देखो केवल जहां भी देखे ये सब नेगेटिव टैगलाइन है, ठीक है, उसको काट देना। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता का आधार पर वर्गीकृत करता है, ये भी क्षमता के आधार पर नहीं होना चाहिए। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार, दंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है। अब बचा कौन? ये अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बिल्कुल अध्यापक को लचीला ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर देखिएगा जो भी टीचर अगर पिटाई ज़्यादा कर देते हैं उससे बच्चे ओपन होकर बात नहीं कर पाते हैं और उनसे सवाल जवाब भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ 10 तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन से मनोवैज्ञानिक का? B.F. स्किनर, बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट बंडूरा, बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे, बिल्कुल नहीं। जैसे सोशियोलॉजी जैसे हुआ तो वो क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की, SC। ठीक है, सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक से, जैसे सामाजिक संस्कृति जैसे दिमाग लगे क्लिक कर देना, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, 11 तक हो गया है। अब 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए, यहाँ नहीं पे है। अब हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बड़े आकार में, बड़े आकार जैसे हुआ तो उसमें नहीं कैसे आएगा। ठीक है, त्रिविमीय नक्शे, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, अब देखते हैं, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चा छोटी, हाँ नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए, आंशिक दृष्टि वाले मतलब कहने का मतलब जिसको कम दिखाई पड़ता है उसके लिए
कौन सी अध्ययन सामग्री उपस्थित नहीं है ना यहाँ पे, उसके लिए छोटी पुस्तक वाली कार्यसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेचारा देख ही नहीं पाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है हर एक को एक समान देखना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसमें क्या कहता है 13 नंबर प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर देखते हैं। बच्चे को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। ये पृथक करना नेगेटिव वर्ड है, ये पहले ही कट गया। ठीक है, ये पहले ही कट गया। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नहीं नामांकित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से एक ईर्ष्यालु टाइप का बन जाएगा उससे। ठीक है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चे के लिए विशिष्ट बिल्कुल नहीं। समावेशी मतलब सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, अब चौथा बच गया, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा, देखिए ना, समावेशी से समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ये प्रतिभाशाली बच्चे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सवाल होगा। देखिए, रटने नेगेटिव कट, प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध बिल्कुल नहीं, विशेष निर्देश नेगेटिव है। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगा। तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे एक नॉर्मल बच्चे से उसका IQ ज़्यादा रहता है। उसको हमेशा क्या कीजिएगा, क्लास में उसको शांत रखने के लिए उसको एक चुनौतीपूर्ण कार्य दे दीजिएगा, जिसमें वो क्या होगा, उस पर अपना दिमाग खर्च करेगा और ज़्यादा बोरिंग फील नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। पठन विकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन विकल्प बच्चों की पहचान। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, नहीं बिल्कुल नहीं। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, बिल्कुल नहीं। और क्या है, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने, बिल्कुल नहीं होगा। पठन विकल्प है ना। उन्हें पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल, क्योंकि उसमें पढ़ाई से ही केवल उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ नहीं देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला क्या है ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौती, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखते हैं, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना। वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगम को, वंचित पूछ रहा है ना, ये नहीं होगा। आगे क्या है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाकर और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन, बिल्कुल नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। देखिए, इसका देखिए हम कंफ्यूज थे, जो मुझे लगा इसमें यहाँ नहीं पूछ रहा है ना। हाँ, नहीं के लिए यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये गलत है। ठीक है, लेकिन इनके अनुसार ये सही है। अब हम चलते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, ठीक है। देखिए, का कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल गलत। की भूमिका नगण्य है, बिल्कुल गलत। का कोई आपसी संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। अब बचा क्या कि एक बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक का, इमोशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। कक्षा के अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा,
हम चेक करते हैं। देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और बिल्कुल ये सही होगा। और विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नामांकित जैसे हुआ कट। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। हाँ, ये भी सही होगा। कक्षा में विधिवता की उपेक्षा उपेक्षा जैसे आए कट कर देना। तब 1 और 3 क्या होना है, एक पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम क्या है, डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए, सरल और रैखिक बिल्कुल नहीं, सरल व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं, जटिल निष्क्रिय बिल्कुल नहीं, बचा क्या ये। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। देखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं, लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो कृपया करके हम इधर डिस्कस करते हैं, आप लोग बाएं साइड में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ में लेकर चलते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्वेश्चन मार्क है चाहिए। क्या करना चाहिए, टालना बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, उपेक्षित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनदेखा ये सब नेगेटिव हुआ। क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। ठीक है, इसमें प्रतिस्पर्धी बिल्कुल नहीं होगा, भयावह बिल्कुल नहीं होगा, बचा कौन, सहयोगी बिल्कुल। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय बिल्कुल ये ऑप्शन प्रतिस्पर्धी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 22 नंबर की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। देखिए, उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए। ठीक, देखते हैं नीचे से क्या है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर बिल्कुल नहीं, वे कार्य देना जो कि बहुत और सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने बल देना बिल्कुल नहीं, पार उपलब्ध करना। देखो, पार हुआ एक तरफ से सहायता। ठीक है, उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो उसको मदद करना, सहायता करना एक तरफ से, पार मतलब। ठीक, अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ नहीं है उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं, देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, और बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जमजात नहीं के बारे में पूछा है, जो इसमें नेगेटिव होगा उसी को हम देखेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, ये नहीं होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है इसलिए। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बच्चे के विद्यालय में असफल होना। असफल होना क्या क्या मतलब साबित करता है, असफल क्यों हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन। प्रस्तावित करना कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे का अधिगम बिल्कुल नहीं। निर्देश करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की रुचि हो, ये बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, 2 नंबर सही होगा, बाद बाकी ये सब क्या होगा, गलती होगा। ठीक, अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन, यहाँ देखते हैं, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आप आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों का स्तर उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। हाँ, ये सही होगा। ठीक है, और बच्चे में जैसे, हाँ ये सही हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 26 नंबर प्रश्न की तरफ। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र वो आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक डैश कक्षा में, कौन सी कक्षा में, अध्यापक केंद्रित कक्षा में या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में या व्यवहारवादी कक्षा में। देखिए अध्यापक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रगतिशील कक्षा। क्या होगा? प्रगतिशील कक्षा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न क्या कहता है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चे के विकास एक ही क्रम में बिल्कुल नहीं होगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की घटनाओं में पुनरावृत्ति आनुवंशिक घटना बिल्कुल नहीं होगा। विकास एक सरल और एक दिशा बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा कौन? ये बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रबंध चिन्ह कौन सा है? 28वां प्रश्न करता है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रबंध चिन्ह कौन सा है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा हम चेक करते हैं। प्रतीकात्मक खेल उभारना, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। पेशीय कौशल और समग्र विकास, ये भी नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्क, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ये तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्या है? प्राकृतिक रूप से मूर्त है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न पे। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, देखो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका कैसी है? ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए समाज अपनी फैमिली को प्राथमिक भूमिका माना गया है, तो बचा कौन? द्वितीय। विद्यालय को कौन सा भूमिका माना जाता है? द्वितीय। हम चेक करते हैं। एक तो नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं, बहुत भूमिका, प्राथमिक नहीं होगा, तो बचा कौन? द्वितीय कारक होता है। तो समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? द्वितीय कारक। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न में। 30वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा इसका बच्चों का चिंतन, ये इसका होगा जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक CDP कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं चलो ये CDP का हुआ। अब हम अगली वीडियो में फिर से बनाएंगे क्या? सोशल साइंस का। ठीक है, किसका बनेंगे? सोशल साइंस का। सबका अलग अलग रहेगा, उससे वीडियो को देखने में अच्छा रहेगा और कोई भी उस पर प्रभाव दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो उंगली को कष्ट कीजिएगा और लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।